भाइयों और बहनों, राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम को 7 नवंबर को 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। पूरे देश में 150वां वर्ष धूमधाम से मनाया जाएगा। ये पूरे देशवासियों के लिए उत्सव है, पर्व है। ये राष्ट्रगीत बंकिमदास चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था और 1870 के दशक में लिखा था और ये संस्कृत और बांग्ला में लिखा था। इनका प्रथम गायन 1896 में हुआ था और इसको संविधान ने इसको राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया है। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का दर्जा दोनों का बराबर है। आप सबको जानकारी होगी, देश की स्वतंत्रता के लिए जब आंदोलन हुए तो सबसे ज्यादा ऊर्जा भरने वाला, उत्साह पैदा करने वाला, जोश पैदा करने वाला ये वंदे मातरम का गीत ही था, जिसको गुंजायमान करते हुए लोग आजादी के आंदोलन में भाग लेते थे और अपना आंदोलन क्रांतिकारी तरीके से चलाया करते थे। 7 तारीख को 10:15 बजे पूरे देश में गाया जाएगा। राजस्थान में भी एक सबसे बड़ा उत्सव होगा। सभी जिलों में उत्सव के रूप में कार्यक्रम होंगे, सभी विद्यालयों में होंगे और जिला मुख्यालय पर सार्वजनिक कार्यक्रम होंगे। यहाँ जयपुर में एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, जिसके साक्षी आप सब लोग बनने वाले हैं। ये कार्यक्रम 26 नवंबर तक चलेगा, जिस दिन संविधान दिवस है। इसके बीच में वाद विवाद प्रतियोगिताएं भी होंगी। वंदे मातरम की महत्ता बताने के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम होंगे। ये सब आपको जानकारी में है। ये छोटी सी जानकारी मैंने वंदे मातरम के बारे में आप सब लोगों को दी है। एक निवेदन और मैं आप सब लोगों से करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग, पंचायत राज विभाग एवं संस्कृत विभाग ने निर्णय लिया है कि हमारे विभागों में निरंतरता रहेगी इसकी। यानी 7 नवंबर से प्रारंभ होगा ये, तो अनंत काल तक रहने वाला है। यानी हमारे कार्यालय जो खुलेंगे वह वंदे मातरम से प्रारंभ होगा हमारा कार्यालय, और जनगण मन जिसको राष्ट्रगान कहते हैं उस कार्यालय का समापन होगा या कार्यालय होगा। और ये तीनों विभागों में इसकी निरंतरता रहेगी। हमने आदेश जारी कर दिए हैं। मैं निवेदन ये भी करना चाह रहा हूं आप सब लोगों से, ये जो हमारे यहाँ समय रहेगा वो कार्यालय का समय होगा, क्योंकि अभी तो 10:15 बजे, 7 तारीख को तो 10:15 बजे होगा, लेकिन उसके बाद जो हमारे कार्यालय में होगा वो कार्यालय खुलने का जो समय है वो रहेगा, वही यहाँ राष्ट्रगीत गान का समय रहेगा, और जो बंद होने का समय है वही का राष्ट्रगीत का समय रहेगा। इसके साथ साथ एक निवेदन और करना चाह रहा हूं मैं। राजस्थान में हिंदुस्तान का पहला राजकीय बालिका सैनिक विद्यालय, जिसका शिलान्यास हमने बीकानेर में किया है। इसी प्रकार से सीकर में एक भी दूसरा विद्यालय का किया है। इन दोनों विद्यालयों में बालिकाओं के प्रवेश का कार्यक्रम शीघ्र प्रारंभ होने वाला है। यानी जो अगला शैक्षिक वर्ष होगा
उनका विद्यालय प्रारंभ हो जाएगा। उसके पहले पहले हम सारी प्रक्रिया प्रवेश वगैरह की पूरी कर लेंगे। इनके जो प्रधानाचार्य प्रिंसिपल, दूसरा छात्रावास अधीक्षक जिसको वार्डन भी कहते हैं, हमारे मिलिट्री के रिटायर्ड अधिकारी होंगे। ये हमने जो बालिका सैनिक विद्यालय खोलने की जो माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा की थी, वो बीकानेर, सीकर, कोटा, अजमेर, भरतपुर पर, इनमें अभी हम बिल्डिंग बनाएंगे, उसके बाद चालू करेंगे। 2 अभी इसलिए चालू कर रहे हैं कि हमारे पास बिल्डिंग की व्यवस्था हो गई है, इसलिए अभी यहाँ उसको चालू कर रहे हैं। अगला मेरा निवेदन है आप सब लोगों से, मैं मोटी मोटी जानकारी देना चाहता हूँ क्योंकि हमारी सरकार को 2 साल पूरे होने वाले हैं। मैं जब ये शिक्षा विभाग संभाला तब लोगों में एक आवाज जोर से थी, हमारी बहुत सालों से प्रमोशन नहीं हुई। मैंने जब आवाज को सुना तो लगा कि गलत है, अधिकारी कर्मचारी को प्रमोशन होनी चाहिए थी। हमने लगभग 50,000 अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोशन किए और बहुत शीघ्र कोर्ट पे थोड़ा सा मामला अटका हुआ है पर वो भी सुलझने वाला है। उसके बाद 21,000 के आसपास और प्रमोशन हम शीघ्र करने वाले हैं और मैंने सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि 2026 तक की डीपीसी आप पूरी करेंगे, तो 25-26 सदस्यता उसकी, ताकि कोई भी अधिकारी कर्मचारी ये करने की स्थिति में नहीं रहे कि हमारा प्रमोशन ड्यू है। ये हमने सबको निर्देश दे दिए है और बहुत शीघ्र ये होने वाला है। आप सबको जानकारी है कि विद्यालय में अब की बार पहली बार आपने देखा होगा कि जहां स्कूलों में दीपावली पर अंधेरा रात करता था, वहां प्रकाश से सारे विद्यालय जगमगाए, दीपोत्सव मनाया गया और जिसको बिजली युक्त जो लाइटिंग होती है वो की गई। सरस्वती माँ की पूजा स्कूलों में हुई, उसके पहले स्कूलों का रंग रोगन हुआ, साफ सफाई हुई। मेरी जानकारी के अनुसार, और जब मैं क्योंकि 66 साल के ऊपर का हो गया, मैंने पहली बार देखा है कि विद्यालय में दिवाली से पूर्व साफ सफाई हो रही है और दिवाली पर पूरा विद्यालय रोशन हो रहा है। ये मैंने पहली बार देखा है, मैं समझता हूँ अच्छा है। एक और मैं घोषणा कर रहा हूँ कि जिन हमारे विद्यालय में, विशेषकर सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में 25 बच्चों से कम विद्यार्थी हैं, उन सब विद्यालयों को हम मर्ज करेंगे पास के विद्यालय, क्योंकि 25 का अर्थ ही होता है कि एवरेज 2 बच्चे हैं एक क्लास में, तो ऐसा स्कूल चलाने का कोई मतलब नहीं, वाइबल नहीं होता है। इसलिए ऐसे विद्यालयों को हम मर्ज करने वाले हैं। ऐसे विद्यालय भी हैं जिनमें 0 नामांकन है, उनको भी मर्ज करेंगे। अब आप लोग कहेंगे मर्ज उनका क्या मर्ज करेंगे आप, बच्चे तो है ही नहीं। मर्ज वहाँ की बिल्डिंग है, तो यानी उनके सुबूत कर देंगे ताकि उसकी देख रेख हो सके। और जिला कलेक्टर को हमने निर्देश दिए दिए कि उसका क्या बेहतर उपयोग हो सकता है, उस बिल्डिंग का बेहतर उपयोग कर सकते हैं, ये भी हमने और निर्देश जारी कर दिए हैं। अभी कई बार इस सुनने को मिलता है किसी विद्यालय में बच्चे कम हैं, अध्यापक ज्यादा हैं, कई बच्चे ज्यादा हैं, अध्यापक कम हैं। तो हमने ये सारी स्टाफिंग पैटर्न हम कर रहे हैं। स्टाफिंग पैटर्न का तात्पर्य होता है कि बच्चों की संख्या के आधार पर, कक्षा के आधार पर और विषय के आधार पर कितने कितने शिक्षक किस किस कैटेगरी के
किस किस विद्यालय में होना चाहिए, वो सब हमने पूरा कर लिया है। अब उसका भौतिक रूप से हम स्थापित पैटर्न करेंगे, यानी जितने होना चाहिए उतने ही लगाएंगे, ताकि किसी भी विद्यालय में कम ज़्यादा नहीं रहेगा। ये जरूर हो सकता है कि हमारे पास जितने प्रतिशत अध्यापकों के पद कम हैं, उस रेशो में सब विद्यालय में रिक्त खाली स्थान रह सकता है, लेकिन कहीं भी अब कुछ दिनों के बाद आपको असमानता नहीं दिखाई देगी, ये हमने निश्चित कर दिया है। मैं आपको हमने ये भी निश्चित किया है कि प्राइमरी स्कूल में 5 से कम, प्रारंभिक शिक्षा में जो प्रारंभिक शिक्षा होती है 5 से कक्षा 1 से 8 तक, जिसमें 5 से कम बच्चे हैं, 5 या 5 से कम, ऐसे विद्यालयों को भी हम और पास के विद्यालय में मर्ज करेंगे, ताकि अनावश्यक रूप से जो हमारे यहाँ कई बार टीचर्स की कमी दिखाई देती है और अनावश्यक रूप से जो जहाँ जरूरत नहीं वहाँ लगे रहते हैं, उनको टीचर्स ही मिलेंगे और बच्चों की पढ़ाई भी ठीक प्रकार से हो सकेगी। ज़्यादा बच्चे होंगे तो एक दूसरे में कंपटीशन की भावना भी होगी, इसलिए ये हम करने जा रहे हैं। आपको खुशी होगी एक बात की कि स्वच्छता के मामले में जो अभी केंद्र सरकार ने रैंकिंग की है, उसमें राजस्थान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि CTU, जिसको कहते हैं क्लियरेंस टारगेट यूनिट, जो जहाँ पर कचरे के ढेर होते हैं, ज़्यादा कचरा होता है, उसको हम सब लोगों ने राजस्थान भर से उठाया, उसका उन्होंने आकलन किया, तो राजस्थान स्वच्छता के मामले में प्रथम आया है, ऐसा सूचना हमको भारत सरकार ने दी है। स्वच्छता ठीक प्रकार से हो, रोज राजस्थान साफ हो, इसलिए कुछ योजना हमने बनाई है। हमारे जो सहायक विकास अधिकारी और ऊपर के उससे ऊपर के अधिकारी हैं, वह हर माह 5 ग्राम पंचायतों का निरीक्षण करेंगे, उनके जुरिडिक्शन की, और 5 ग्राम पंचायतें उनके जुरिडिक्शन के बाहर की का निरीक्षण करेंगे। इसी प्रकार से जो हमारे BDO भी निरीक्षण करेंगे, हमारे CO भी निरीक्षण करेंगे, जिला परिषद के जो लोग हैं, अधिकारी कर्मचारी, उनको भी इस प्रकार से बांटा गया हमने। यहाँ पर हमने प्रदेश में जिला प्रभारी बना दिए हैं, और जिला प्रभारियों ने ये संकल्प किया है कल मेरे सामने कि आने वाले 4 साल में सबने कहा हमारा जिला जो, यानी वो जिस जिले के प्रभारी हैं, हमारा जिला राजस्थान में सबसे अच्छा स्वच्छ होगा, यानी सब ने ये संकल्प लिया है कि हमारा जिला सबसे स्वच्छ होगा। तो उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि 4 महीने के बाद संभवतया राजस्थान हिंदुस्तान में सबसे साफ सुथरा अच्छा प्रदेश दिखाई देगा। अभी भी स्वच्छता के मामले में राजस्थान प्रथम स्थान पर है, जैसा मैंने आपको बताया। एक कोशिश और है हमारी, अब ये तो जनता का सहयोग उसमें हमको चाहिए कि राजस्थान में प्लास्टिक, पॉलीथीन ये नहीं दिखना चाहिए। इसके लिए हमने कई प्रकार की मीटिंग्स की हैं, नियम कानून इसके लिए बने हुए हैं, और राजस्थान में हमारी जो हमने बातचीत की अधिकारियों से, उसके आधार पर लगा कि राजस्थान में कोई भी ऐसी यूनिट नहीं है जो पॉलीथीन की थैलियां बनाती हो विधि सम्मत। ऐसा कोई स्टॉकिस्ट नहीं जो विधि सम्मत ये करता हो, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि बन रहा है। तो हम इससे संबंधित जो डिपार्टमेंट है उसके साथ पुनः 1-2 बार पहले मीटिंग हो चुकी है, पुनः जैसे क्या कहते हैं इसको, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वो स्वायत्त शासन, वन विभाग, पंचायत राज, ऐसे डिपार्टमेंट जो संबंधित डिपार्टमेंट सब बैठ करके फिर एक बार से सामूहिक निर्णय करके हम यही कोशिश करेंगे कि पॉलीथीन ना हो, क्योंकि पॉलीथीन और गंदगी की वजह से WHO की रिपोर्ट के अनुसार
7.5 लाख लोग राजस्थान में हर साल दम तोड़ते हैं। हम सब लोगों को मिलकर के उनको बचाना है, इसलिए पॉलीथीन का उपयोग ना हो। कोशिश है हमारी, जनता का सहयोग हमको चाहिए, और इसीलिए डिस्पोजल आइटम का उपयोग भी ना हो। ये गिलास है, कप है, प्लेट्स होती हैं, पत्तल्स होते हैं। इसीलिए हमने गांव में, शहरों में एक किया है कि सभी माननीय विधायकों को निवेदन किया है कि जो 5 करोड़ रुपए आपके पास होते हैं उससे प्रत्येक पंचायत को 1-1 लाख रुपए बर्तन खरीदने के लिए दें। और ये सरकार के ऑर्डर हो गए हैं कि वो दे सकते हैं। पहले प्रावधान नहीं था, हमने प्रावधान करा दिया है। और उसके कारण सब एमएलए से मेरा निवेदन है माननीय विधायकगणों से कि वो अपने अपने क्षेत्र के लिए बर्तन खरीदें, ताकि कई जगह सामूहिक भोज होता हो, शादी ब्याह हो, ज़्यादा लोगों का एक साथ भोजन होता हो, जहाँ डिस्पोजल आइटम का उपयोग करते हैं, वहाँ उनकी बजाय उन बर्तनों का उपयोग करें। और एक बर्तन सेट में 2 कटोरी होगी, 1 चम्मच होगी, 1 गिलास होगा और 1 थाली होगी, और उसका किराया मिनिमम 3 रुपया होगा। 3 रुपये भी इसलिए रख रहे हैं ताकि समय पर सामान वापस आ जाए और उसकी व्यवस्था करने वालों की मजदूरी निकल जाए। अदरवाइज उससे कोई पैसा कमाने का कोई मकसद नहीं है। और मेरी जानकारी के अनुसार जो एक प्लेट, दोने, चम्मच और गिलास जब खरीद के लाते हैं 3 रुपये से ज़्यादा के आते हैं, इससे कम के नहीं आते, तो लोगों को सस्ता भी पड़े, गंदगी भी नहीं हो, गोमाता भी ना खाए और सब तरह से ठीक रहे। और इसलिए बर्तन भंडार की हमने व्यवस्था की है। कई विधानसभा क्षेत्रों में बर्तन आ चुके हैं, उनका उपयोग हो रहा है और लोग ले जाने भी लगे हैं, लोगों को अच्छा लगने लगा है। एक निवेदन और मेरा है, आपने पहले भी सुना होगा कि राजस्थान पहला प्रदेश है हिंदुस्तान में जहां ऐसे गरीब लोग जो घुमंतु परिवारों की श्रेणी में आते हैं, घुमंतु जातियों की श्रेणी में आते हैं, और जो लगभग 34 जातियां राजस्थान में हैं। उनमें से कुछ लोग तो पहले सेटल हो गए हैं, लेकिन बहुत सारे परिवार आज भी घुमंतु हैं, जिनके अपना मकान नहीं है, उनका भूखंड नहीं है, गरीब हैं। तो राजस्थान सरकार के पंचायत राज विभाग ने निर्णय किया था कि हम सबको निःशुल्क आवास से पट्टा देंगे। मेरी मोटी मोटी जानकारी के अनुसार अभी तक 35,000 के आसपास 35,000 परिवारों को निःशुल्क हम आवास से पट्टा दे चुके हैं। हमारा प्रयास जारी है, कोई भी नहीं रहे। कुछ अड़चने हैं, उन अड़चनों को दूर कर रहे हैं। तो कुछ लोग किसी की निजी जमीन पे बैठे हुए हैं, कुछ लोग चरागाह पर बैठे हुए हैं, तो उनको और जमीन दूसरी देख करके जो और आबादी में कन्वर्ट करा करके और उनको पट्टे देंगे। लेकिन हमारा संकल्प यही है कि राजस्थान में कोई भी घुमंतु परिवार ऐसा नहीं रहेगा जिसके पास अपना स्वयं का भूखंड न हो। और फिर माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत इन सबको मकान बनाएं, ताकि हम सब लोगों के कम से कम 50,000 मकान राजस्थान की धरती में बना दें, ताकि कोई भी ये ना रहे। विलायती बम्बूल के बारे में आप सबने सुना होगा, इसको लोग कांग्रेसी बम्बूल कहते हैं, क्योंकि 1960 के दशक में ये कांग्रेस इनको आमंत्रण देकर के लाई थी। बम्बूलों को हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से बीच गिराए गए थे और उसके कारण से आज हमारे ये बम्बूल शत्रु हो गए हैं। इनसे जब जैसे दूसरे पेड़ों से ऑक्सीजन निकलती है, इसी प्रकार से जो गैस निकलती है, वो जो गैस होती है मानव के लिए घातक है। हमको दमा, सांस, कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है। ये 500 वनस्पतियों को इसने समाप्त कर दिया है राजस्थान में। इसकी जड़ें 10 मीटर गहरी होती है और ये 30 लीटर पानी सोखता, उसके कारण वाटर लेवल भी निरंतर नीचे जा रहा है। इसकी फलियां और पत्ते जानवर खा जाते हैं तो बीमारियां होने की प्रबल संभावनाएं रहती हैं। इसलिए राजस्थान सरकार ने ये विचार किया है कि इसको क्यों नहीं जड़ मूल से नष्ट कर दे। यानी वो एक हार्ड होती एक है ना कहावत की तरह सत्यानाश हो जाए, यानी बिल्कुल साफ कर देंगे उसको,
ताकि कभी भी उसका वंश पनपे नहीं। ऐसा हमारा प्रयास है और इसके लिए हमने पूरी योजनाएं बना ली है, पूरी तैयारी कर ली है। जनता का पूरा सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ आने वाले कुछ वर्षों में राजस्थान में ये कांग्रेसी बम्बूल दिखाई नहीं देगा। हमने कहा तैयारी प्रारंभ कर दी। मंत्री जी, आज बहुत सारे बड़े विषय कवर कर लिए आपने, एक एक विषयवार बात करते हैं। स्कूल ले लेते हैं सबसे पहले। आपने कहा कि 25 संख्या होगी वो, और जहाँ 5 से नीचे या सीनियर सेकेंडरी स्कूल पूरा 25 है, सीनियर 25 है। तो साहब ये जो सरकार ने जो ये फैसला लिया है मर्ज करने का, आपने सिर्फ संख्या आधार पे ले लिया है या कुछ सर्वे कराया गया? कितने स्कूल है हमारे पास सारा सर्वे है। किस आधार पे? संख्या के आधार पर। संख्या तो आपके सामने, आपके पास आ गया डेटा, इतने बच्चे एडमिशन है। उस जगह पे और बच्चे नहीं है, क्योंकि एक समय में सरकार ने इसी लिए मोटिवेशन किया था लोगों का, उस पर खर्चा किया गया था कि बच्चे स्कूल आए। अब जब संख्या 25 हुई है किसी जगह, वहां पर और विद्यालय भी हैं, इसके कारण से ज्यादा विद्यालय होने के कारण से कुछ विद्यालय बच्चे कम हैं। तो जो मर्ज होगा इसमें आपको इंसेंटिव प्लान कर रहे हो कि एक बच्चा एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगा? नहीं, कोई बहुत दूरी नहीं होगी, बहुत दूरी नहीं होगी। उसको कोई एक गांव छोड़ के दूसरे गांव में सामान्यता नहीं जाना पड़ेगा। क्या हमारे पास आंकड़ा है 100 जीरो वाले अकाउंट, जीरो वाले हैं वो जो 5 वाले कितने? एक पूरा दो साल का नामांकन जो ये लगभग 155 के आसपास विद्यालय है। नो, मैं पूरी बात सुने। 25 बच्चों जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल यानी कक्षा 1 से 12वीं तक टोटल बच्चे 25 से कम हैं, जिनको सीनियर सेकेंडरी स्कूल कहते हैं हम, उसमें ऐसे जो विद्यालय 155 के हैं। ऐसे विद्यालय भी हैं जिसमें जीरो बच्चे हैं, वो 157 है। वो 157 पिछले 2 साल पिछले ये आंकड़ा हमने पिछले 2 साल से दिया है। एक साल में होता तो कई बार सोच लेते भाई अगले साल बढ़ जाएगा, किसी कारण से होगा, तो लगभग 2 साल से यही स्थिति थी। तो हमने ये निर्णय लिया क्योंकि कई बार हमारे पास स्कूल में जो टीचर्स कम होते हैं तो टीचर्स भी मिलेंगे और अनावश्यक रूप से, क्योंकि सरकार के ऊपर अधिक बर्डन भी नहीं पड़ेगा। जूनियर स्कूल 5 वाले मतलब मैंने कहा ना प्रारंभिक शिक्षा का आपको बताया ना 157। देखो सुनो, पहले सुनो मेरी बात। सीनियर सेकेंडरी का मैंने बताया है 155, प्रारंभिक शिक्षा का बताया मैंने 157। हाँ, उसपे आ गया ना, जीरो वाले सब आ गए। उसके नीचे के जीरो से लगाकर 25 तक जो भी होगा, केवल 25 ही नहीं, मान लो 24 भी होगा, किसी में 30 भी होगा, किसी में 0 भी होगा, किसी में 2 भी होगा। नहीं, अलग अलग, ये अलग। वह मैंने कहा, सुनो मेरी बात, आप या तो मैं नहीं समझा पा रहा या आप समझ नहीं पा रहे। सीनियर सेकेंडरी विद्यालय जो कक्षा 1 से 12वीं तक चलते, जिसका एक ही प्रिंसिपल होता है, स्पष्ट कर दूं, जहां पर ऐसे टोटल मिलाकर 25 से बच्चे कम, यानी एवरेज ये हुआ कि एक क्लास में 2 बच्चों से कम है, वो विद्यालय मर्ज करेंगे। एक दूसरा है कक्षा 1 से 8वीं तक, जहां 5 बच्चों से कम है, 5 बच्चों से कम, उसको हम मर्ज करें।
आगे ना जीरो वाले अपने आप है ना? हाँ सारे ये कब से शुरू कर रहे हैं ये अगले अगले जो शैक्षिक सत्र प्रारंभ होगा, अगले साल शैक्षिक सत्र प्रारंभ होगा हमारा अब की बार शैक्षिक सत्र अप्रैल से प्रारंभ होगा। शिक्षा विभाग ने कुछ प्रयास किया कि इसमें बच्चे बढ़ाए जा सकते हैं क्या? 2 साल से हमारे प्रयास विफल रहे क्योंकि इनमें बच्चे नहीं आए, क्योंकि वहाँ और पढ़ने की व्यवस्था है ऑलरेडी। प्राइवेट स्कूल है वहाँ पे ज्यादा, कई प्राइवेट स्कूल भी है, कई जगह सरकारी स्कूल भी है। प्राइवेट स्कूलों के आगे सरकारी क्या? नौ अब मैं आप बता दूं, आप जो पूछना चाहते हैं तो हमारा जो राजस्थान में हमने जो आंकड़ा बता रहा हूं मैं, हमने 20 जिलों का निकाला, उसमें 18,300 लगभग बच्चों ने 75% अंक प्राप्त किए सरकारी विद्यालयों में। इतने ही जिलों में 13,200 बच्चों ने 75% अंक प्राप्त किए प्राइवेट स्कूलों। प्राइवेट स्कूलों से बेहतर परीक्षा परिणाम सरकारी विद्यालयों के रहे हैं। स्कूल में बच्चों का नंबर तो गिरता जा रहा है ना? कहाँ गिरता जा रहा है? स्कूलों की संख्या ज्यादा हो गई इसलिए गिरता जा रहा है। बिना योजना के खोल दिए हैं। भाई कभी भी मापदंड होते हैं कि इतनी जनसंख्या हो तो वहां स्कूल खोल जाना चाहिए। अब आप जाकर के छोटी सी जगह सीनियर हायर सेकेंडरी खोल दोगे, कैसे चलेगा? इनमें कुछ अंग्रेजी माध्यम भी है क्या? अंग्रेजी भी है, हिंदी भी है। वैसे एक आपने बताया कि पंचायत राज विभाग, शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग तीनों में अटेंडेंस का कोड होगा या जो आने का हमने और जाने का, हाँ आने का और जाने का जो रहेगा राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत रहेगा। तो क्या ये सामूहिक होगा या किसी मॉनिटरिंग होगी? क्योंकि स्कूल में जैसे बच्चे एक साथ आजकल टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, जियो टैगिंग से सब पता चल जाता है। नहीं, मतलब क्या होगा, मतलब सभी विभाग एक साथ खड़े होकर करेंगे कि नहीं, मेरी बात हो, राष्ट्रगीत राष्ट्रगान खड़े होकर ही होता है। एक साथ? जैसे माना कि कल्पना करो कि एक छोटे से छोटे ऑफिस का लेता हूँ 5 कर्मचारी हैं, तो पांचों एक साथ व्यवस्थित होकर के और इस गान को करेंगे। वैसे भी जो विभागों में और स्कूलों में रहेगा या मंत्री के लिए फिर सचिवालय में बच्चे नहीं आएंगे? मैं बता दूं, जो उस समय पर जो जाएगा, जो हमारा स्कूल वो क्या कहते हैं उसका प्रारंभ होता है, तो मंत्री हो या संतरी हो, जो भी होगा सबको करना पड़ेगा। अगर उस जगह पे जाए, मेरा कार्यालय है, जैसे मेरा कार्यालय है और मैं उस समय जा रहा हूँ तो मुझे करना पड़ेगा। मतलब फिक्स टाइम पे आप जाते हो? हाँ, 10 बजे का कितना टाइम, कितने बजे का? अलग अलग देखो क्या है कि ऑफिस का टाइम एक आप वंदे मातरम का 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, बहुत बड़े स्तर पर कार्यक्रम कर रहे हैं। क्या आपकी सरकार के पास इस तरह की योजना है कि बच्चे या जो दफ्तर में भी आते ही गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून अगर करते हैं, इसकी जगह नमस्ते की जगह वंदे मातरम बोलने की? मैं आपसे भी निवेदन करूंगा तो आप भी इसको अपनाएंगे तो अच्छा रहेगा। कंपल्सरी नहीं होगी क्या? इस तरह कंपल्सरी आप नहीं, ऐसा हम कोई आदेश नहीं दे रहे हैं या निर्देश नहीं दे रहे कि आपको यही करना जरूरी है। लीडर होने वाले में आपकी जो जितनी बार अधिकारी गए, पहले तो अंदर भी दिया, फिर 2 दिन से लगातार 2-3 दिन से स्कूल बंद है। आज उनके पेरेंट्स किरोड़ीलाल जी से मिलके आए, इंसाफ के लिए, तो कोई तो इंसाफ होगा। तो 5 दिन हो गए, क्या प्रोसेस है? देखो, जो पहले सुन लो मेरी बात, हमारी जांच टीम जांच कर रही है। जांच रिपोर्ट जो ही हमारे पास आएगी हम उस पर तुरंत सकारात्मक निर्णय लेंगे। सकारात्मक साहब क्या निर्णय मतलब? सकारात्मक मतलब ये क्या जनहित में क्या है। अभी तक नहीं सर, जांच कैसे एक मिनट जांच टीम स्कूल में गई थी, स्कूल की छुट्टी थी, अब स्कूल वालों ने फैसला किया कि ऑनलाइन क्लास चलेगी। पूछताछ किससे होगी सर? पूछताछ तो कभी नहीं पाई आपकी टीम, नहीं, आपको करने भी नहीं दे रहे, मतलब इसका मतलब देखो सुनो, क्योंकि जांच के पहले मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जांच में क्या आएंगे मैं कैसे कर सकता हूं पहले। इसलिए जांच रिपोर्ट आने के बाद ही
इस सब पर चर्चा करेंगे। हैं? ये सब जांच रिपोर्ट में उल्लेख होगा तो पता चलेगा क्या हुआ है। अभी मेरी जानकारी में लिखित में नहीं है। मंत्री जी, आप ही की सरकार के मंत्री जी, आप ही की सरकार के मंत्री स्कूल जाते हैं, आप ही के क्षेत्र के स्कूलों में जाते हैं, वहाँ तोड़ के देखते हैं, घटिया बता देते हैं कंस्ट्रक्शन को और नया दोबारा ठेकेदार दोबारा बनाने की बात करते हैं। आज आप ही के विभाग के अंदर आने वाले स्कूल में एक बच्ची के माँ बाप आप ही की सरकार के दूसरे मंत्री के पास जाके न्याय मांग रहे हैं, या आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? मंत्री जी, आपको भेजा जा रहा है पहले या अब सुन लो, आपकी बात सुन लीजिए। हम सब मंत्रिमंडल के सदस्य, हमारी ज्वाइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये कोई किसी को घेरने का विषय ही नहीं है। ये हमारी ज्वाइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं किसी भी डिपार्टमेंट पे जाकर देख सकता हूँ। मेरे जो साथी मंत्री वो भी किसी पे भी कहीं भी जाकर के देख सकते हैं। ये हमारा अधिकार है। ऐसा नहीं, शेष बात बाद में करेंगे। जांच रिपोर्ट आने के बाद करेंगे।